सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव सीरीज में और आज अपना है सीरीज नंबर 6 लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो आज अपने जितने भी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं जो टॉपिक्स है अपन उसको कवर करेंगे। आज अपन कवर करेंगे ड्राउट्स का, वाटरशेड मैनेजमेंट का, ओपन चैनल फ्लो का, जियोमॉर्फोलॉजी, सर्वेइंग एंड लेवलिंग और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिसको अपन कवर करेंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं इसलिए ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा आज अपना। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राउट्स की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ड्राउट इज द डेफिशिएंसी। ठीक है, तो अपन पीक्स की बात करते हैं तो अपन पीक रेट ऑफ फ्लड फ्लो जो है वो डिजाइन करते हैं, तो अपन को ड्राउट्स का भी कंसिडरेशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ड्राउट्स क्या करते हैं, बस डेफिशिएंसी ऑफ द रेनफॉल या डेफिशिएंसी ऑफ द मॉइस्चर उसको बोलते हैं ड्राउट। ठीक है, तो उसके फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्राउट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, एग्रीकल्चरल ड्राउट। ठीक है, बट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो दिए हैं वो दिए हैं सिर्फ मेट्रोलॉजिकल ड्राउट्स के बारे में। ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट्स क्या होता है, जहां भी 75% ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल, नॉर्मल रेनफॉल आपको मैंने पहले भी बताया था कैसे निकालते हैं। अगर 75% ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल किसी ईयर में हुई है या उससे कम होने वाली है तो उसको अपन बोलते हैं सिंपली ड्राउट। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर जो डेफिशिएंसी ऑफ द रेनफॉल कितनी हो गई, इक्वल टू और ग्रेटर देन 25% ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, ड्राउट होता है अप टू 75% रहे। सीरियस या मॉडरेट ड्राउट, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं अगर जो नॉर्मल एवरेज प्रेसिपिटेशन है वो 50 to 75% रहेगा नॉर्मल एवरेज प्रेसिपिटेशन के, तो अपन उसको बोलेंगे वो है मॉडरेट या सीरियस ड्राउट। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी कितनी होगी, यहाँ होगी 25 से 50%। और डेफिशिएंसी अगर मोर देन 50% है या फिर अपन बोलेंगे नॉर्मल एवरेज प्रेसिपिटेशन लेस देन 50%, तो अपन उसको बोलेंगे सीवियर ड्राउट। ओके, देन अपन बात करते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया की। ड्रॉट प्रोन एरिया डिफाइन करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द ड्राउट। ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है वहां पर ऑकरेंस की। अगर 20 to 40% है तो अपन उसको बोलेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया। और क्रोनिकली ड्रॉट प्रोन एरिया अपन उसको बोलेंगे जहां प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 40% होती है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंडेबल स्टडीज से करते हैं, जैसे अपन ने फ्लड्स में देखे थे, रेनफॉल में देखे थे, वैसे यहाँ पर कंसेप्ट यूज करते हैं और प्रोबेबिलिटी के बेस पे दो तरह के क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल ड्राउट मैंने आपको पहले भी बताया था, शॉर्ट टर्म स्टडीज के लिए करते हैं, वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे, जहां भी डेफिशिएंसी होती है सॉइल मॉइस्चर में। ठीक है, प्लांट को ग्रो करने के लिए, मतलब वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के करीब आने लगता है, तो वहां अपन बोलते हैं वो एग्रीकल्चर ड्राउट है। ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ड्राउट जो है वो पूरी ईयर की रेनफॉल जो होती है उस पे कैलकुलेट करते हैं। बट एग्रीकल्चरल ड्राउट जो होता है व्हेन द रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि एक साल में 2-3 एग्रीकल्चरल ड्राउट हो जाए। ठीक है, और हो सकता है कि किसी साल में मेट्रोलॉजिकल ड्राउट हो बट एग्रीकल्चर ड्राउट ना हो, वहां पर सफिशिएंट जो मॉइस्चर अवेलेबल हो प्लांट्स के पास में या सॉइल के पास में फॉर द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, देन यूजुअली जो स्टडी होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ठीक है, देन अपन बात किए थे एरिडिटी इंडेक्स। ठीक है, एरिडिटी इंडेक्स जिसके बेस पे अपन ने सेमी एरिड रीजन या एरिड रीजन जिसका क्लासिफिकेशन किए थे उसको अपन बोलते हैं एरिडिटी इंडेक्स। एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ द डेविएशन ऑफ द एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन फ्रॉम द पोटेंशियल। तो ये भी एक प्रकार का पोटेंशियल और एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो क्रॉप स्टडीज ही है, क्योंकि अपन को जितना भी क्रॉप के लिए एक्चुअली जरूरत है वो है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन या कंजप्टिव यूज बाय द क्रॉप्स, और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इसका मतलब है कि इतनी जो है स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है प्लांट के पास में, तो उसमें जो डेफिशिएंसी हो रही परसेंट में उसको अपन बोलते हैं एरिडिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये अपने पास ड्राउट। देन अपन बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो की। ओपन चैनल फ्लो में भी कुछ पॉइंट्स हैं तो उसमें अपन बात करते हैं। सबसे पहले है ठीक है, तो अपन बात करते हैं फ्लोज की, किस टाइप के फ्लोज होते हैं। स्टेडी फ्लोज अपन जब बोलेंगे जब फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डिस्चार्ज, वेलोसिटी और हेड, ठीक है, कांस्टेंट है एट एनी पॉइंट इन अ चैनल। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अगर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट है तो उसको अपन बोलेंगे स्टेडी फ्लो, और कांस्टेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे अनस्टेडी स्टेट फ्लो। ठीक है, देन अपन बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो की। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है कि द वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस या फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट चेंजेस फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शन टू द अनदर क्रॉस सेक्शन। अगर एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स या वेलोसिटी, तो उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। ओके, कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं, जो कंप्रेस हो जाते हैं, इसका मतलब है कि जिनकी डेंसिटी चेंज होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, और इनकंप्रेसिबल क्यों होंगे, जिनकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, लैमिनार फ्लो क्या होता है, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो आपको पहले भी बताया था, रेनॉल्ड्स नंबर पे डिफाइन होते हैं। एक सिंपली लैमिनार फ्लो बोलते हैं जब फ्लो जो है वो पैरेलली हो। ठीक है, जो है जो लेयर्स बन रही हैं फ्लो में वो एक दूसरे से कोइंसाइड ना करे, मिक्सअप ना हो। ठीक है, पैरेलल हो जब लेयर्स तो अपन उसको बोलेंगे कि वो लैमिनार फ्लो है। ठीक है, और अगर वो एक दूसरे से मिक्सअप हो रही है तो वो है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर के
बेस पे अगर बोल सकते हैं कि ओपन चैनल्स में जहां पर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 है, ठीक है, तो वहां पर अपन बोलते हैं इसको लैमिनर फ्लो, ठीक है। देन डार्चिस लॉ क्या है? द फ्लो थ्रू द पोरस मीडिया ने डिफाइन किया था डार्चिस लॉ ने, आपको पहले भी बताया था, जिसमें ये बोले थे कि फ्लो थ्रू द पोरस मीडिया द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है? हाइड्रोलिक हेड अपॉन द लेंथ, ठीक है। ये बेस्ड होता है बर्नौलीज थ्योरम पे। डार्चिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द लैमिनर फ्लोज, ये भी बात हो चुकी है। इफ द डार्चिस लॉ इज वैलिड मींस द लैमिनर फ्लो दैट इज द वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो अगर डार्चिस लॉ वहां वैलिड है, वहां लैमिनर फ्लो हो, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है? द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो प्रोपोर्शनल टू यूनिट पावर ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये भी याद रखिएगा, ऐसे घुमा के क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। अपन को पता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डार्चिस लॉ है लैमिनर फ्लो के लिए, तो ये पूछते हैं कि कितने पावर ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो डार्चिस लॉ में बोलते हैं, जिसको अपन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर v इक्वल टू के आई होता है, तो k अपन बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जो उसकी परमेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करती है किसी भी पोरस मीडिया की, ठीक है। पोरस मीडिया के लिए रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1 होगा तो फ्लो अपने लेमिनर है, और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो टर्बुलेंट है, ठीक है। और पाइप फ्लो की भी बात करें तो वो 2000 से लेस है तो वो लेमिनर है, और 4000 से ग्रेटर है तो वो टर्बुलेंट है। 2000 से 4000 के बीच में ट्रांजिएंट बिहेवियर होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल ग्राउंड वाटर जो है वो लेमिनर फ्लो होता है उसमें, इसका मतलब है रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1, इसलिए उसमें जो डार्चिस लॉ की वैलिडिटी होती है, एक्सेप्ट इन सम केसेस अपन ने वेल लॉसेस में देखे थे, विद इन द विनिसिटी ऑफ द वेल कभी कभी टर्बुलेंट फ्लो जनरेट होता है, जहां पर अपन को एडिशनल ड्रा डाउन मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं वेल लॉसेस, ठीक है, ड्यू टू द टर्बुलेंट फ्लो। Discharge through the porous media directly proportional to d to the power 4 where d is the grain size, diameter of the grain, okay। रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं? द रेशियो ऑफ द इनिशियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है, रो वीडी अपॉन म्यू, वेयर द रो इज द डेंसिटी, म्यू अपने पास होगा डायनेमिक विस्कोसिटी, डी अपने पास है डायमीटर ऑफ द पाइप या पोरस मीडिया, और म्यू अपने पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ द वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 सेंटीस्ट्रोक, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 20 डिग्री में 1 सेंटीस्ट्रोक होता है। यूनिट ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ओके। रूम टेम्परेचर पे जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है वाटर की वो ज्यादा होती है एयर की, बट वहीं अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो वो अपोजिट होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट द रूम टेम्परेचर एयर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वाटर, तो ये एक वाइस वर्सा टाइप की रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है वो वाटर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एयर एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो अपन लाइनिंग की बात करें, ब्रिक और स्टोन मेसोनरी की लाइनिंग जो है वो यूज करते हैं कैनाल्स में, बट जहां भी डिस्चार्ज 30 एलपीएस लीटर पर सेकंड से ज्यादा होता है तो वहां पर अपन को कंक्रीट लाइनिंग की जरूरत पड़ती है, ओके। देन अपन बात करते हैं हाइड्रोलिक जंप की। मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइड्रोलिक जंप करते हैं अपन डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए, और उसके लिए कंडीशन होती है कि जो फ्लो है सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में आए, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में आए। सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल कैसे? मान लीजिएगा अपने पास यहाँ कोई स्पिलवे अपन ने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ द फ्लो कम है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ज्यादा है, ठीक है, बट यहाँ पर अगर यहाँ पर ये फॉल हो रहा है तो यहाँ पर एक हाइड्रोलिक जंप क्रिएट कर रहे हैं अपन। हाइड्रोलिक जंप को क्यों क्रिएट कर रहे हैं? कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट कर सके, जिससे वो है नॉन एरोजिव वेलोसिटी या नॉन एरोजिव पावर या नॉन एरोजिव नेचर में आ जाए, आगे जाके वो बैंक को डिसिपेट ना करे। तो फंडामेंट जो होता है ड्रॉप स्ट्रक्चर का यही होता है कि अपना पर्पस होता है कि वहां पर अपन हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करें और वहां पर डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को होने दें, ठीक है। वो कैसे क्रिएट होगा हाइड्रोलिक जंप? उसके लिए कंडीशन होती है कि जो फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में आना जरूरी है। इसका मतलब है कि हाई वेलोसिटी लो डेप्थ से हायर डेप्थ लो वेलोसिटी में आना जरूरी है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अपन को पता, बार्नौलीज थ्योरम के हिसाब से, कि जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है यहाँ पर जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर इसकी एनर्जी डायग्राम अपन बनाए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो सुपर क्रिटिकल, इसका मतलब है ये जो फ्लो वेलोसिटी है यहाँ पर हाई है। आप मान सकते हैं कि ये अपने पास हेड ऑफ द वाटर है और ये अपने पास इसकी फ्लो वेलोसिटी है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अपने पास फ्लो वेलोसिटी है और ये अपने पास जो है ये वेलोसिटी हेड है और ये अपने पास है हाइड्रोलिक हेड, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई हाइड्रोलिक जंप क्रिएट हुआ, इस कारण से जो सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन आई, दैट इज क्राउड नंबर लेस देन 1 हो गया। तो यहाँ पर जो है ये हेड बढ़ गया, ठीक है, अपने पास हाइड्रोलिक हेड बढ़ गया है, बट वेलोसिटी जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है यहाँ पर हाइड्रोलिक जंप क्रिएट हुआ है, ठीक है। सिंपली आप याद रखिएगा, हाइड्रोलिक जंप जो क्रिएट करने के लिए अपन सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल जाना जरूरी है। इसका मतलब है जो फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 होके ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और सब क्रिटिकल में लेस देन 1 होना चाहिए, जो कि कंडीशन होती है। इसका मतलब ये है कि हायर वेलोसिटी और लेस डेप्थ से जो है वो लो वेलोसिटी और हायर डेप्थ में जाना जरूरी है, ठीक है। ये अपने पास कंसेप्ट होता है हाइड्रोलिक जंप का।
नो हाइड्रोलिक जंप्स ऑकर्स व्हेन द फ्लो इज ए क्रिटिकल डेप्थ। तो क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है कि सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल के बीच की कैटेगरी होती है। अगर अपना जो वाटर एंटर कर रहा है क्रिटिकल डेप्थ में, इसका मतलब क्रिटिकल फ्लो, तो वहां पर हाइड्रोलिक जंप नहीं होगा। हाइड्रोलिक जंप के लिए एंटर करना चाहिए वाटर को सुपर क्रिटिकल फ्लो से, ठीक है, सुपर क्रिटिकल नेचर से। ओके, द फ्लो डेप्थ इज द हाइड्रोलिक जंप इज अ सीक्वेंट डेप्थ। तो हाइड्रोलिक जंप के बाद में जो डेप्थ मिलती है उसको अपन बोलते हैं सीक्वेंट डेप्थ, ठीक है। कंडीशन ऑफ द हाइड्रोलिक जंप दैट द फ्लो मस्ट बी एंटर्स एट द सुपर क्रिटिकल कंडीशन टू द सब क्रिटिकल कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स के जंप्स होते हैं बेस्ड ऑन डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अनड्यूलर जंप्स होते हैं जिसमें लेस देन 5% एनर्जी डिसिपेशन होता है। वीक जंप्स होते हैं जिसमें 5 से 15%। ऑसिलेटिंग जंप्स होते हैं 15 to 45%। स्टेडी जंप होते हैं 45 to 70%। ये बेस्ट एनर्जी डिसिपेशन होता है। यहाँ पर जो फ्राउड नंबर होता है 4.5 से 9 के बीच में होता है, और बेस्ट फॉर द स्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डिजाइन के लिए स्टेडी जंप बेस्ट होता है क्योंकि इसमें इनफ डिसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। स्ट्रॉन्ग जंप जो होता है वो 75 से 85% होता है। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए यूजुअली स्ट्रॉन्ग जंप्स का अपन नहीं यूज करते हैं, स्टेडी जंप्स का ही अपन कंसीडरेशन करते हैं। ओके, देन फ्राउड नंबर को अपन डिफाइन करें। फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन होती है, लेस देन 1 है तो वो सुपर सब क्रिटिकल है, इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल है, और ग्रेटर देन है सब क्रिटिकल है, ठीक है। डायमेंशनलेस नंबर। देन अपन बात करते हैं क्रिटिकल डेप्थ की। तो ये एनर्जी लाइन का एक ग्राफ होता है। अगर अपन डेप्थ वर्सेस स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक फोर्स, उसका डायग्राम बनाए तो अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं हाइड्रोलिक जंप को। होता क्या है कि आप मान सकते हैं कि ये अपने पास ये वाली जो कंडीशन है बिफोर द जंप, ठीक है, ये सुपर क्रिटिकल कंडीशन। इसका मतलब है कि यहाँ पर डेप्थ कम है और सब क्रिटिकल में अपन देख सकते हैं डेप्थ ज्यादा है। तो जो स्पेसिफिक फोर्स डायग्राम है या एनर्जी डायग्राम वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अपन ये देख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम होता है एट द क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एफ मिनिमम लिखा है। इसका मतलब है कि यहां पर जो इस डेप्थ पे, इस क्रिटिकल डेप्थ पे स्पेसिफिक फोर्स जो है वो मिनिमम है, ठीक है। और यहां पर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और अल्टीमेटली जाके वो जो स्पेसिफिक फोर्स है वो कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। बट उसमें जो वेलोसिटी हेड है वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोलिक हेड में। ओके, सो स्पेसिफिक एनर्जी अपन बोल सकते हैं स्पेसिफिक फोर्स या स्पेसिफिक हेड जो होता है, एनर्जी हेड होता है स्पेसिफिक फोर्स में, वो मिनिमम होता है एट द क्रिटिकल डेप्थ। ओके, मोस्ट इकोनॉमिक हाइड्रोलिक सेक्शन सेमी सर्कुलर होता है या पैराबोलिक होता है, मैंने आपको बताया था। इसका लीस्ट वेटेड पैरामीटर होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, मोस्ट एफिशिएंट हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, उसके बॉटम विड्थ इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ डेप्थ। तो हर एक जो सेक्शन होता है, हर एक जो हाइड्रोलिक चैनल का सेक्शन होता है, उसके लिए फिक्स है कि उसके लीस्ट वेटेड पैरामीटर के लिए किस टाइप की डायमेंशन होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो बॉटम विड्थ है वो ट्वाइस ऑफ डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। इन इरिगेशन चैनल द क्रिटिकल डेप्थ कैन बी अचीव्ड बाय रेजिंग द बॉटम और रिड्यूसिंग द विड्थ, ठीक है। देन एज पर द बीआईएस रिकमेंडेशन जो लाइन कैनाल है वो ट्रेपेजोइडल होना चाहिए बीआईएस रिकमेंडेशन के हिसाब से। अर्दन चैनल जो है वो वेलोसिटी होना चाहिए 90 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर क्या है कटिंग ऑफ द बैंक या स्ट्रीम बैंक इरोजन जो है वो होने लगता है, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर पर सेकंड से जब भी जो लिमिट क्रॉस करती है तो अपन उसमें लाइन कैनाल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अर्दन बैंक जो है वो सीपेज लॉसेस होते हैं उसमें 25% तक, ठीक है। सीपेज लॉसेस एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अर्दन डैम के लिए, तो उसमें जो सीपेज लॉसेस होते हैं वो 25% तक होते हैं, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, जिसमें है प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्रेशर हेड होता है P अपन गामा प्लस वेलोसिटी होता है V स्क्वायर अपन 2G प्लस डेटम होता है Z, ठीक है। और फ्लूइड मस्ट बी फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए फॉर द बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। जो वेंचुरीमीटर, पिटोट ट्यूब या ऑरिफिस प्लेट जो होते हैं वो सब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड होते हैं। ओके, पिटोट ट्यूब ये करते हैं डिफरेंस इन टोटल एंड स्टैटिक प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है, पिटोट ट्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेंचुरीमीटर में होता है 0.95 से 0.99, वहीं ऑरिफिस की बात करें तो 0.61 होता है, अपन ने पहले देखे थे। इसका मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेंचुरीमीटर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ऑरिफिस। ओके, मैनिंग्स रफनेस मैनिंग्स फार्मूला अपन यूज करते हैं सेफ वेलोसिटी के लिए, सेफ वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिक रेडियस एंड द स्लोप, ठीक है। तो अपन हाइड्रोलिक रेडियस और स्लोप का अगर अपने पास पता है और मैनिंग रेफरेंस कोएफिशिएंट जो वो सरफेस के लिए डिफाइन होता है, तो अपन मीन वेलोसिटी निकाल सकते हैं ऑफ द फ्लो, ठीक है। देन अपन बात करते हैं यूनिट होती है मैनिंग्स कोएफिशिएंट की, बोलती है L⁻³ ठीक है। डार्सिस-वेईसबाच फार्मूला यूज करते हैं। जो हेड लॉस होता है ड्यू टू द फ्रिक्शन उसके लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रख लीजिएगा कि किस लिए यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है, थ्रू द पाइप फ्लो। ओके, HF इज इक्वल टू होता है दैट इज द फ्रिक्शनल हेड लॉस इज इक्वल टू द 4FLV² वेयर द F इज द डार्सिस फ्रिक्शनल फैक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द पाइप, V इज द वेलोसिटी एंड D इज द इंटरनल डाया ऑफ द पाइप।
ओके। आइडियल फ्लूइड के लिए जो होता है पास्कल लॉ, आपको पता है कि जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है सभी डायरेक्शन में सेम होता है, तो वो पास्कल लॉ फॉलो करता है और वो सिर्फ डिफाइन होता है आइडियल फ्लूइड के लिए, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है कि जीरो विस्कोसिटी है और इनकंप्रेसिबल है, उसको अपन बोलते हैं आइडियल फ्लूइड, ठीक है। परफेक्ट गैस के लिए अपन को पता है आपको V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसका मतलब है P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब है टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो 27 से 40 टू 54 डिग्री ट्वाइस, तो वॉल्यूम जो है वो भी ट्वाइस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर, ये आप याद रखिएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ओके। कैविटेशन और प्राइमिंग जो दो कंडीशन में आपको बताया था जो पंप्स में होती है और प्रिवेंटेड बाय रिड्यूसिंग द वेलोसिटी हेड, तो उसके लिए अपन कुछ वॉल्व्स में मैंने बताया था वो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे उसके वेलोसिटी हेड को रिड्यूस करके, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो वेलोसिटी हेड वही प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो रही है, तो अगर उसको अपन को रिड्यूस करना है तो अपन को वेलोसिटी हेड रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए n इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। चेक गेट्स आर प्लेस्ड इन ओपन इरिगेशन चैनल्स टू फॉर्म एन एडजस्टेबल डैम टू कंट्रोल द एलिवेशन ऑफ द अपस्ट्रीम, ठीक है। ये चेक गेट्स होते हैं सिंपल, जैसे आप मान सकते हैं कोई इरिगेशन चैनल्स, तो यहाँ पर एक सिंपल गेट्स होता है, जैसे आपने देखे होंगे डैम्स में जो गेट्स होते हैं, स्लूस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फ्लो को, वैसे इस टाइप का अरेंजमेंट होता है यहाँ पर इरिगेशन चैनल्स में। 1 बार इज इक्वल टू 1019.72 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर कॉलम, ओके। स्टोक्स लॉ जो यूज करते हैं टू फाइंड आउट द terminal velocity of the fluid, okay. The velocity distribution across the flowing water in a pipeline is the parabolic nature, ठीक है। तो अगर पाइप में अगर फ्लो होता है तो जो उसका वेलोसिटी डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सर्फेसेस, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शनल जो है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इस कारण से जो वेलोसिटी यहाँ पर काफी कम होती है, मिनिमम होती है पाइप फ्लो में, और ये इंक्रीज होकर सेंटर में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। हाइड्रेंट इज द राइजर वॉल्व विच इज यूज्ड अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम में, क्या हाइड्रेंट यूज करते हैं उसका प्रेशर रिलीज करने के लिए, ओके। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की अपने जो है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। वाटरशेड मैनेजमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑल द वाटरशेड प्रोजेक्ट्स आर सेक्शन बेस्ड ऑन अ कॉमन गाइडलाइंस ऑफ द हरियाली। तो 2008 में जो है वो हरियाली गाइडलाइंस आई थी। तो जितने भी आज वाटरशेड प्रोजेक्ट जो भी सैंक्शन होते हैं बेसिकली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाटरशेड प्रोजेक्ट्स हैं। राजस्थान में हालांकि स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो बेस्ड होते हैं हरियाली गाइडलाइंस पे, ठीक है। 2008 में जो है वो हरियाली गाइडलाइंस आई थी। तो जितनी भी पहले स्कीम्स चलती थी उनको सबको क्लब करके एक कॉमन गाइडलाइंस बनाई गई। उसके बाद में 2009 में जो है वो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स IWMP जो है वो लॉन्च किया गया। 2015 में 16 में इसका नाम चेंज करके PMKSY कर दिया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और 2021 और 22 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नाम चेंज करके 2.0 कर दिया गया। तो जितनी भी स्कीम्स है IWMP, PMKSY और PMKSY, ठीक, PMKSY 2.2, PMKSY और IWMP, ठीक है, सभी जो है वो हरियाली गाइडलाइंस पे बेस्ड होती है। इससे पहले जो वाटरशेड मैनेजमेंट की स्कीम्स थी वो थी DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DPAP ड्रॉन प्रोन एरिया प्रोग्राम, IWDP इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, NWDPRA, ठीक है, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस टाइप की स्कीम्स थी। बट 2008 में सबको क्लब करके हरियाली गाइडलाइंस लॉन्च की गई, ठीक है। डिजिटल एलिवेशन मॉडलिंग जो GIS में अपन यूज करते हैं, जिसमें अपन को एलिवेशन देता है किसी भी पॉइंट का, ठीक है, एक लेयर होती है, ये GIS के लिए अपन यूज करते हैं। तो GIS में जो भी अपन चीज यूज करते हैं उसको बोलते हैं लेयर्स, ठीक है। तो वो एक लेयर होती है डिजिटल एलिवेशन मॉडलिंग की, ठीक है। 2 सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम तो ज्वाइन द थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम। तो स्ट्रीम ऑर्डर का क्या होता है कि अगर अपने पास एक फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम और ये भी फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम है तो ये ज्वाइन होकर बनाती है सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम, ठीक है। ये एक्चुअली स्ट्रीम्स मतलब ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो एक प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किए हैं बेस्ड ऑन ऑर्डर, जो इसकी वेलोसिटी या फिर उसके जो वॉल्यूम जितना वाटर आ रहा है या उसका कैचमेंट एरिया है उसको डेजिग्नेट कर सके, ठीक है। अगर वही सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम और थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम अगर आपको मिलती है तो जो हायर ऑर्डर होती है उससे उस स्ट्रीम को डेजिग्नेट करते हैं, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर। बट आगे जाके अगर कोई एक और थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम जो है ज्वाइन कर ली तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑर्डर। तो आप देखना कि जितना ज्यादा ऑर्डर बढ़ते जाता है उतना ही ज्यादा उसका कैचमेंट एरिया क्लब होते जाता है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर की स्ट्रीम जो है वो ज्यादा कैचमेंट एरिया शो करती है एज कंपेयर टू द लोअर स्ट्रीम, ठीक है। जो अनब्रांच स्ट्रीम होती है वो होती है फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम, जो पहली स्ट्रीम होती है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं होती, ठीक है। RRA और PRA ये दो टाइप के अप्रेजल्स होते हैं। होता क्या है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है तो उसके पहले अपन को प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग के लिए क्या होता है कि वहां की लोकल कम्युनिटीज होती है, वहां के लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, वहां के लोकल के लोग होते हैं, तो उनसे एक इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो उस इंटरेक्शन का मॉड्यूल है उसको बोलते हैं अपन अप्रेजल, PRA या RRA, ठीक है। तो दोनों की अप्रोच अलग होती है। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल में क्या करते हैं, एक बहुत बड़े मैनर में होता है, बहुत मतलब एक उसकी स्टेप बाय स्टेप एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बड़ा होता है। और रैपिड जिस नाम से क्लियर है, नाम रैपिड है, इसका मतलब क्या है कि उसमें जो अप्रोच है उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया, जल्दी कर दिया गया, ठीक है। तो वो 2 से 3 दिन का ही मॉड्यूल होता है RRA। तो बिफोर द
कोई भी प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है उसकी प्लानिंग से पहले अपन जो है पीआरए और आरआरए करते हैं, ठीक है। रूरल अप्रेजल है, ये रूरल अप्रोचेस हैं, ओके, रूरल एरिया में करते हैं। वाटरशेड रिफर्स टू द ड्रेनिंग ऑफ वाटर टू सिंगल आउटलेट, ये अपन ने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वाटरशेड कैचमेंट एरिया वगैरह। आपको पहले मैंने बताया था क्लासिफिकेशन, जो अप्रोचेस है रीजन्स की, बेसिन्स की, कैचमेंट एरिया की, सब कैचमेंट एरिया की सबकी सेम होती है, सब जो है वाटर को ड्रेन आउट करते हैं एक सिंगल आउटलेट में, ठीक है, एक सिंगल आउटलेट में, बट इनका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एरिया, ठीक है। तो ये अपन ने पहले डिस्कस किए थे, मैंने आप वाटरशेड भी सब क्लासिफिकेशन होते हैं, मिनी वाटर होते हैं 10 से 100 हेक्टेयर, माइक्रो वाटरशेड होते हैं 100 से 1000, मिली होते हैं 1000 से 10000, सब वाटरशेड होते हैं 10000 50000 और 50000 से 2 लाख हेक्टेयर होते हैं, वो होते हैं अपने पास वाटरशेड एरिया, ओके। तो इसका सब क्लासिफिकेशन क्यों किए हैं? सब क्लासिफिकेशन मैंने आपको पता है प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होते हैं, जो मैंने आपको बताया था आईडब्ल्यूएमपी, डीडीपी, डीपीएपी, ये एक मिनी वाटरशेड होते हैं, माइक्रो वाटरशेड होते हैं, तो इसके बेस पे ये जो है सैंक्शन होते हैं, ठीक है। तो किसी साल में जो है वो इतने मिली वाटरशेड ले लिए, इतने माइक्रो वाटरशेड ले लिए, तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है, ओके। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, अपने जो है जियोमॉर्फोलॉजी पे, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी मैंने आपको बताया था फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंडस्केप की स्टडीज को अपन बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ड्रेनेज डिवाइड की। ड्रेनेज डिवाइड क्या होता है कि वाटरशेड की बाउंड्री है, कैचमेंट एरिया की बाउंड्री, आपको सबको पता है कि अप्रोच सेम होती है कि जो कोई भी कैचमेंट एरिया वाटरशेड है वो जो ड्रेन कर रहा है वाटर को सिंगल आउटलेट, इसका मतलब है ये जो लाइन है ये उसकी रिज लाइन होती है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत बार आपको पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रिज लाइन क्यों होती है। तो इसकी रिज लाइन को बोलते हैं, वो अपन बोलते हैं बाउंड्री ऑफ द वाटरशेड, या उसको बोलते हैं ड्रेनेज डिवाइड, क्योंकि ये जो है ये वाटर को, जो ड्रेनेज वाटर उसको डिवाइड कर रही है, मतलब यहाँ का पानी अगर इस साइड गिरेगा तो यहाँ पर जाएगा, बट उस साइड का पानी गिरेगा तो वो दूसरे वाटरशेड के आउटलेट में कंट्रीब्यूट करेगा, ओके। तो बाउंड्री लाइन ऑफ द रिज सेपरेटिंग द टू एडजेसेंट ड्रेनेज बेसिस, तो उसको अपन बोलते हैं ड्रेनेज डिवाइड, ठीक है। ड्रेनेज डिवाइड एक कांस्टेंट टर्म है, एक स्टैंडर्ड टर्म है, वो वाटरशेड के लिए भी अप्लाइड होती है, वो कैचमेंट एरिया के लिए अप्लाई होती है, वो बेसिन रीजन सब के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। आउटलेट of any basin also termed as the measuring point where the point usually gauging, ठीक है। तो जो आउटलेट होता है तो वो मेजरिंग पॉइंट होता है कोई वाटरशेड का, क्योंकि वहां पर जितने भी बेसिन का जो जितना भी वाटर है या वाटरशेड का जितना भी वाटर है वो जो कलेक्ट होता है आउटलेट में, ठीक है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं मेजरिंग पॉइंट, और वहीं पर गेजिंग को अपन लगाते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया था स्ट्रीम, स्टेज रिकॉर्डर्स और जो अपने पास रेटिंग कर्व्स होते हैं, ठीक है, स्टेज वर्सेस डिस्चार्ज जो ग्राफ वगैरह होते हैं, तो वो वहां यूज करते हो मेजरिंग स्टेशन में, ओके। ड्रेनेज डेंसिटी क्या होता है? ड्रेनेज डेंसिटी इज द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द चैनल, यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द चैनल है, इसका मतलब है सभी ऑर्डर की, जितनी भी ऑर्डर की स्ट्रीम्स हैं उनके सभी ऑर्डर की टोटल लेंथ अगर निकाल लेते हैं अपॉन द एरिया, ठीक है, अपन उसको बोलते हैं ड्रेनेज डेंसिटी, ठीक है। देन अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी रेशियो, इज द रेशियो ऑफ द वाटरशेड एरिया अपॉन द एरिया ऑफ द सर्कल हैव द सेम पेरीमीटर एज द वाटरशेड। तो एक प्रकार से ये शो करता है कि कोई वाटरशेड वो कितना सर्कुलर है, ठीक है। तो ये एक इक्विवेलेंट एक टाइप का, एक कंपैरिजन टाइप का शो करता है कि एक एज कंपेयर टू द सर्कल उसमें जो सर्कुलर नेचर है वाटरशेड का कितना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो शेप ऑफ द वाटरशेड है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हाइड्रोग्राफ को या रन ऑफ को, ओके। तो वाटरशेड के लिए जो होता है वो 0.2 से 0.8 होता है, ठीक है, मतलब 20% से 80% के बीच में उसका सर्कुलर एरिया जो है वो होता है, ठीक है। बट इसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, सिंपल कंसेप्ट तो ये है इसका, ठीक है। स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी होती है, नाम से क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है पर यूनिट एरिया, वो कहलाता है स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये भी नंबर ऑफ स्ट्रीम जो है वो सभी ऑर्डर्स की है। फॉर्म फैक्टर होता है एरिया अपॉन द एलवी स्क्वायर, एरिया मतलब एरिया ऑफ द वाटरशेड, एलवी इज द मैक्सिमम एक्सियल लेंथ, ठीक है। तो अपने पास अगर ये कोई वाटरशेड है, इसका आउटलेट है, तो उसकी मैक्सिमम एक्सियल लेंथ जितनी भी होगी अलोंग द स्ट्रीम, अगर मान सकते हैं कि अगर अलोंग द स्ट्रीम जो है उसकी एक्सियल लेंथ है मैक्सिमम, तो उसका एरिया अपॉन एलबी स्क्वायर जो है वो फॉर्म फैक्टर को डिफाइन कर रहा है। फॉर्म फैक्टर किस लिए यूज हो रहा है कि फॉर्म फैक्टर के बेस पे अपन उसके एलोंगेशन कितना एलोंगेटेड है वाटरशेड वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था दो टाइप के वाटरशेड होते हैं, फैन शेप और फॉन शेप, ठीक है। जो फैन शेप्ड होता है, जो होता है सेमी सर्कुलर वाटरशेड, इसको बोलते हैं अपन फैन शेप या सेमी सर्कुलर वाटरशेड, और ये होता है एलोंगेटेड वाटरशेड या इसको बोलते हैं फॉन शेप का, ठीक है। और ये अपने पास है सेमी सर्कुलर वाटरशेड। तो इनके जो डिफाइन किया गया है वो फॉर्म फैक्टर से ही डिफाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है शेप जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हाइड्रोग्राफ के नेचर को। तो आपको मैंने पहले ही बताया था जो सेमी सर्कुलर वाटरशेड होते हैं उसमें पीक जो है वो पहले हो जाती है और हायर होती है, उसका टाइम बेस जो है वो कम होता है। वहीं अपन एलोंगेटेड वाटरशेड की बात करें तो वहां पर जो पीक है वो थोड़ा लेट मिलता है, उसका और पीक भी छोटा होता है और उसका टाइम बेस जो है वो बड़ा होता है। तो एक सेम रेनफॉल के लिए सेम रेनफॉल दोनों टाइप के वाटरशेड में हो रहा है, बट उनके हाइड्रोग्राफ जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो उसमें हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज होती है वो बहुत अलग अलग होती है। इस कारण से वाटरशेड के शेप को डिफाइन करना जरूरी होता है, और किस बेस पे डिफाइन करते हैं उसको, फॉर्म फैक्टर के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक्सियल लेंथ ली है, तो एक्सियल लेंथ जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, वो अफेक्ट करती है वाटरशेड के शेप को, ओके।
देन अपन बात करते हैं शेप ऑफ द वाटरशेड, नियरली सर्कुलर वाटरशेड शेप होता है तो उसका हायर पीक होता है और नैरो बेस होता है, ये अपन ने बात कर चुके हैं, ये वाली कंडीशन है। फॉन शेप जो होता है वो इलोंगेटेड वाटरशेड होता है जिसमें लोअर पीक होता है और ब्रॉड बेस होता है। ओके, क्योंकि इसका एरिया जो है अपन को कांस्टेंट रखना पड़ता है क्योंकि वहां पर रेनफॉल कांस्टेंट है, उन दोनों का एरिया कांस्टेंट है, बट शेप के कारण जो दोनों के हाइड्रोग्राफ अलग अलग है। स्मॉल वाटरशेड मैंने आपको पहले भी बताया था, ओवरलैंड फ्लो डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्लो का एक्यूमुलेशन हो नहीं पाता है और ज्यादातर जो वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ द रिल्स होता है। बट लार्ज वाटरशेड में क्या होता है, लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन एरिया होता है, उसमें हर एक इंडिविजुअल जो चैनल्स है इंडिविजुअल स्ट्रीम्स का, तो वहां पर जो है वो रिल्स से रन ऑफ जनरेट हो जाता है और जो रन ऑफ जनरेट होता है स्ट्रीम्स में उसकी लेंथ ज्यादा होती है, उसका एरिया ज्यादा होता है, इस कारण से वहां पर जो रन ऑफ है वो डोमिनेट करता है। ठीक है, बट ओवरलैंड फ्लो डोमिनेट करे तो वो स्मॉल वाटरशेड है। लेस देन 100 हेक्टेयर, ग्रेटर देन 100 हेक्टेयर, हालांकि ये स्टैंडर्ड टर्म्स नहीं है, कुछ लिटरेचर में दिया है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी आया तो लगा देना कि लेस देन 100 हेक्टेयर तो स्मॉल वाटरशेड है, ग्रेटर देन 100 हेक्टेयर है तो लार्ज वाटरशेड है। देन अपन बात करते हैं बाइफर्केशन रेशियो की, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रीम ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर बाइफर्केशन रेशियो भी डिफाइन किए गए हैं, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ यू स्ट्रीम अपॉन द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नेक्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स की। ठीक है, तो अपन इसको बोलते हैं बाइफर्केशन रेशियो। तो एन यू अपने पास नंबर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ nth ऑर्डर, मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है तो हो जाएगा n1 अपॉन n2। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम और नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम, इसको अपन बोलते हैं बाइफर्केशन रेशियो। ठीक है, देन अपन याद रखिएगा कंटूर लाइंस, दो जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द इक्वल एलिवेशन वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, बस इस टाइप की कंडीशन होती है, इसको अपन बोलते हैं ओवर हैंगिंग क्लिफ्स। ठीक है, ओवर हैंगिंग क्लिफ्स में क्या होता है कि अगर जो कंटूर्स को बहुत अच्छे समझते हैं वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि अगर यहाँ पर जो है यहाँ पर हायर एलिवेशन है, ठीक है, तो उसका कंटूर जो है वो इस तरीके से जा रहा है, बट यहाँ पर एकदम से लोअर एलिवेशन आ गया तो उसका कंटूर जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, बट इसको अगर यहाँ से ज्वाइन करना है तो यहाँ पर ही क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो बहुत डिटेल के लिए अगर आपको समझना है तो अच्छे से इसको एनलार्ज करके देख लीजिएगा, बट आप याद रखिएगा कंटूर लाइन जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं ओवर हैंगिंग क्लिफ कंडीशन को छोड़ के, जो होती है इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई ऐसे क्लिफ बना होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि कंटूर लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, हिप्सोमेट्रिक एनालिसिस जो होता है वो रिलेटिव हाइट वर्सेस रिलेटिव एरिया, इस टाइप का एनालिसिस होता है जिसमें अपन देखते हैं कि वाटरशेड में रिलेटिव हाइट कितना है, जैसे रिज लाइन में जो बहुत ज्यादा पहाड़ है, देन ये प्लेन है, देन ये स्ट्रीम्स है, इस टाइप का एनालिसिस होता है 3D में, उसको अपन बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक एनालिसिस। तो ये क्या बताता है, एलिवेशन वर्सेस द एरिया। ठीक है, तो ये 2D 3D टाइप डिजाइन होती है, इसमें अपने को पूरा एक पिक्चोरियल एरिया होता है जिसमें अपन एलिवेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव हाइट या रिलेटिव एलिवेशन वर्सेस रिलेटिव एरिया को शो करता है। ड्रेनेज डेंसिटी मैंने आपको पहले ही बताया था, ड्रेनेज डेंसिटी इज द टोटल लेंथ ऑफ द ऑल द स्ट्रीम ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ ऑन द वाटरशेड एरिया। आप याद रखिएगा ऑल द स्ट्रीम ऑफ ऑल द ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी ऑर्डर की स्ट्रीम्स है उन सबका एरिया को अपन लेंथ को सम कर देते हैं, डिवाइड बाय द वाटरशेड एरिया इज डिफाइंड एज द ड्रेनेज डेंसिटी। ओके, देन अ वाटरशेड हैव द मोस्ट ड्रेनेज डेंसिटी हैव द शार्प क्रेस्टेड हाइड्रोग्राफ। तो मैंने आपको पहले बताया था ड्रेनेज डेंसिटी इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है हाइड्रोग्राफ के नेचर को। अगर कोई ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका इस टाइप का हाइड्रोग्राफ बनेगा। ठीक है, जिसका जो होगा वो क्रेस्ट साफ होगा। ठीक है, बट क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि आपको पता है ड्रेनेज डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वहां पर रैपिड मूवमेंट होगा वाटर का थ्रू द चैनल्स। ठीक है, चैनल्स में आपको पता मूवमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ओवर द सरफेस, चैनल्स मूवमेंट ज्यादा होता है तो वो क्या होता है, जल्दी पीक अचीव करता है, जल्दी पीक अचीव करता है, इसलिए उसका जो पीक है वो भी हायर होता है। ठीक है, और उसका टाइम बेस छोटा होता है। ठीक है, तो लार्जर ड्रेनेज डेंसिटी के लिए जो है अगर हाई रहेगा ड्रेनेज डेंसिटी तो इस टाइप का पीक मिलेगा, और लोअर ड्रेनेज डेंसिटी तो अपन को इस टाइप का पीक मिलेगा। ठीक है, सेम एरिया सेम रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम एरिया के लिए जो है वो अलग अलग हाइड्रोग्राफ नेचर होंगे फॉर द लो ड्रेनेज डेंसिटी एंड फॉर द हाई ड्रेनेज डेंसिटी। ठीक है, साइज ऑफ द वाटरशेड इंक्रीजेस फॉर द सेम रेनफॉल एंड वॉल्यूम ऑफ द रनऑफ इंक्रीजेस बट द रेट डिक्रीजेस। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वाटरशेड का साइज जो है वो अगर इंक्रीज होता है सेम रेनफॉल के लिए तो जो वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ है वो इंक्रीज होता है, बट जो रेट है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि रेट जो है वो डिक्रीज होता है बट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, प्रिज्मोइडल फार्मूला इज द एग्जैक्ट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क लैंड। डिफरेंट टाइप्स के फार्मूला यूज करते हैं वाटरशेड में जो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालने के लिए। ठीक है, तो उसमें प्रिज्मोइडल वन ऑफ द फार्मूला है और एग्जैक्ट मेथड है। ठीक है, ट्रेपेजोइडल फार्मूला, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, बट जो प्रिज्मोइडल फार्मूला होता है बहुत, हालांकि बहुत डिटेल्ड है, मैं इसमें जाऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा, तो आप इन जनरल याद रखिएगा कि प्रिज्मोइडल होते हैं, ट्रेपेजोइडल फार्मूलाज होते हैं, बट जो प्रिज्मोइडल फार्मूला वो एग्जैक्ट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क। ठीक है,
ओके। देन अपन बात करते हैं प्लेनीमीटर यूज टू डिटरमाइन द एरिया इन अ मैप। तो कोई भी मैप में अपन को पता है एक स्केल्ड मैप होता है, तो उसमें अगर अपन को एरिया निकालना है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया अपन को कैलकुलेट करना है, तो उस मैप में इजीली अपन जो है, तो सिंपली क्या है, एक पेन जैसी डिवाइस होती है जिसके नीचे एक जो है वो सर्कुलर एक व्हील लगा होता है, ठीक है, और ये मैप के ऊपर ऐसे ये रोल करता है, ठीक है। तो अपन को किसी का भी एरिया निकालना है तो उस मैप में स्केल्ड है मैप, ठीक है, आप याद रखिएगा वो मैप स्केल्ड होता है, तो उसमें अपन इस तरीके से उसको रोल आउट कर लेते हैं, तो अपन उसका इजीली मैप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैप स्टडीज के लिए जो है ज्योग्राफिकल जीआई शीट्स होती हैं उनमें अपन इसको बहुत मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर डेस्क पे बैठ के अपन को एरिया निकालना है बाय यूजिंग द मैप, तो इस टाइप के प्लेनीमीटर्स का अपन यूज करते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म जो एरिया होता है, बाउंड्रीज होती है, उसके लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म हो तो अपन तो डायमेंशन निकाल के यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, बट नॉन यूनिफॉर्म बाउंड्रीज होती है उसकी, ठीक है, जो सर्कुलर नहीं हो या फिर एक सिमेट्रिक ना हो, तो उसके लिए अपन प्लेनीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, यूज टू डिटरमाइन द एरिया इन अ मैप, ठीक है। एट द प्रेजेंट द टोटल डिग्रेडेड लैंड इंडिया में जो अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से इज द 120 मिलियन हेक्टेयर, ओके, टोटल डिग्रेडेड लैंड। एक्सटेंट ऑफ द वाटर इरोजन इन इंडिया है 24 मिलियन हेक्टेयर, 24 मिलियन हेक्टेयर है आउट ऑफ द टोटल डिग्रेडेड लैंड, वो वाटर इरोजन से अफेक्टेड है, ठीक है। और विंड इरोजन से है 9 मिलियन हेक्टेयर जो कि प्रोमिनेंट है राजस्थान में, ओके। देन अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है अपना सर्वेइंग। सर्वेइंग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप याद रखिएगा कि जो डिफरेंट चेंज होती है उनके लेंथ की, ठीक है। तो लेंथ तो सर्वेयर चेंज होती है 66 फीट, इंजीनियर चेंज होती है 100 फीट, गंटर्स चेंज होती है 66 फीट और रेवेन्यू चेंज होती है 33 फीट, ठीक है। कट फिल रेशियो जो लैंड ग्रेडिंग में अपन यूज करते हैं 1.2 से 1.6 के बीच में मोस्ट कॉमन मेथड है, और लैंड लेवलिंग की डिजाइन की वो है प्लेन मेथड, ठीक है। प्लेन मेथड का अपन यूज करते हैं फॉर द लैंड लेवलिंग डिजाइन, ठीक है। देन कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं अपन। इन अ स्टीप स्लोप द सरफेस सीलिंग प्रॉब्लम इज लेस एज कंपेयर टू द फ्लैट स्लोप, ठीक है। तो स्टीप स्लोप में आपने देखे होंगे इस टाइप का स्टीप स्लोप होता है, ये फ्लैट स्लोप होता है, ठीक है। स्टीप स्लोप में जो वाटर है उसका मूवमेंट तेजी से होता है, बट जो स्मॉल स्लोप है, जो यूनिफॉर्म स्लोप है, वहां पर जो मूवमेंट है वो कम होगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर यहाँ पर ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर जो सरफेस सीलिंग है, सरफेस अगर सील्ड हो जाए, इसकी प्रॉब्लम कम होती है स्टीप स्लोप में एज कंपेयर टू द फ्लैट स्लोप। फ्लैट स्लोप में जो है वाटर जो है वो धीरे धीरे मूव करता है, वहां पर एक्यूमुलेशन होता है, इसका मतलब है कि वहां पर सीलिंग की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द फ्लो जो है वो स्टीप स्लोप पर कम होगा एज कंपेयर टू द फ्लैट स्लोप, ठीक है, ये भी आपको क्लियर है। एट हायर टेम्परेचर द इन्फिल्ट्रेशन इज मोर ड्यू टू द लेस विस्कोसिटी, ठीक है। तो क्या होता है हाई टेम्परेचर पे आपको पता है कि विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड लेस होती है, ठीक है, तो इस कारण से जो इन्फिल्ट्रेशन है वो ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छे से मूवमेंट होता है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। सेटलमेंट ऑफ द एम्बैंकमेंट डिपेंड अपॉन द वॉइड रेशियो, अब याद रखिएगा जो भी सॉइल होता है उसको वॉइड रेशियो पे डिपेंड करता है कि उसका सेटलमेंट कैसे हो रहा है एम्बैंकमेंट में, ओके। डिटोनेशन रेट क्या होता है कि सम ऑफ द ऑल द जियोलॉजिकल इरोजन एक्सेलरेटेड इरोजन रिस्पांसिबल फॉर द ओवरऑल डिप्लीशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में जो भी डिप्लीशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है ड्यू टू द एक्सेलरेटेड इरोजन या फिर जियोलॉजिकल इरोजन, उसको अपन बोलते हैं डेटोनेशन रेट, ठीक है। तो आप याद रखिएगा यूएसएलई को डिफाइन किए गए थे अपन ने जियोलॉजिकल इरोजन के लिए, क्योंकि इसमें जितने पैरामीटर्स लिए गए थे वो जियोलॉजिकल इरोजन सॉरी एक्सेलरेटेड इरोजन के डिफाइन किए गए थे, जितने भी पैरामीटर्स थे वो एक्सेलरेटेड इरोजन के थे, बट डेटोनेशन रेट बताता ओवरऑल जो डिप्लीशन हो रहा है सभी इरोजन के कारण, वो कहलाता है डेटोनेशन रेट, ठीक है। एक्सप्रेस करते हैं इसको क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर मीटर ऑफ द पर सेकंड और द सेडिमेंट यील्ड पर यूनिट एरिया, इस ये दो यूनिट होती है डेटोनेशन रेट को। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है राजस्थान के एग्जाम में, तो अब याद रखिएगा इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से करते हैं, कौन सी यूनिट होती है और क्या होता है, ठीक है। फ्लड राउटिंग दो टाइप की होती है, आपको मैंने पहले बताया था, रिजर्वायर राउटिंग और स्ट्रीम राउटिंग, ठीक है। जो ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ है इसका यूज किए गए थे तो स्पीड ऑफ द फ्लड राउटिंग, इसका मतलब ये है कि अपन ने सिंप्लीफाई कर दिए थे कोई भी हाइड्रोग्राफ उसको ट्रायंगुलर नेचर के बना दिए थे कॉम्प्लेक्स स्टडीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो फ्लड राउटिंग में जो है वो ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ का यूज किए गए थे, ठीक है। फ्लड राउटिंग वापस बात करें, दो टाइप की अप्रोचेस होती है दोनों कंडीशन में, स्ट्रीम रिजर्वायर राउटिंग और स्ट्रीम राउटिंग। रिजर्वायर राउटिंग में क्या आता है कि रिजर्वायर के ऊपर राउट करते हैं, बट स्ट्रीम में जो है वो चैनल्स को कंसीडर करके उसको राउट करते हैं। अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसका अलग एक जो है मेरे पास डेडिकेटेड लेक्चर है दोनों के, उसको आप देख लीजिएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप याद रखिएगा कि दो टाइप की अप्रोच होती है, हाइड्रोलिक राउटिंग और हाइड्रोलॉजिक राउटिंग, ठीक है। हाइड्रोलिक राउटिंग है वो मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड होती है, और हाइड्रोलॉजिक राउटिंग है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक राउटिंग जो है आप नैश मॉडल वगैरह उसमें यूज करते हैं, और बेसिक थ्योरी है राउटिंग की, फ्लड राउटिंग की, कि इसमें अपन देखते हैं कि जो हाइड्रोग्राफ का जो आउटफ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनफ्लो के, दैट इज द क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ का अपन जब डिफाइन कर रहे थे
रिजर्वायर मॉडलिंग में, ठीक है, लीनियर रिजर्वायर मॉडलिंग उसमें हमने देखे थे कि आउटफ्लो जो है वो इनफ्लो पे डिपेंड करता है और उसमें स्टोरेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरी है फ्लड राउटिंग की, इसी से अपन जो है फ्लड को राउट करते हैं, कैसे जो है डिस्चार्ज चेंज हो रहा है विद चेंज इन स्टोरेज और विद चेंज इन इनफ्लो, ठीक है। तो अपन लीनियर रिजर्वायर मॉडलिंग जो है वो भी इसमें यूज किए थे। आप बेसिक याद रखिएगा कि हाइड्रोलॉजिक और हाइड्रोलिक टाइप की होती है और किसमें कौन सी इक्वेशन को अपन यूज करते हैं, ठीक है। और जो होती है रिजर्वायर मॉडलिंग राउटिंग होती है और स्ट्रीम राउटिंग होती है, ठीक है। वाटर गोइंग इन वेरियस इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोलॉजिक साइकिल डिस्क्राइब बाय, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अपन, वाटर बजट इक्वेशन को भी डिसाइड कर सकते हैं और हाइड्रोलॉजिक इक्वेशन से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सेडिमेंट रेटिंग कर्व जो होते हैं वो सेडिमेंट यील्ड वर्सेस टाइम को बताते हैं, जितना भी सेडिमेंट यील्ड होता है वर्सेस टाइम जो भी होता है उसको अपन बोलते हैं सेडिमेंट रेटिंग कर्व्स, ठीक है। एनुअल रन ऑफ वॉल्यूम इज द टोटल रन ऑफ वॉल्यूम रिसीव्ड इन ईयर, ठीक है, टोटल यील्ड होता है उसको अपन बोलते हैं एनुअल रन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। फोरकास्टिंग की बात करें तो जो रडार्स की टेक्नोलॉजी होती है व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी अ स्टॉर्म व्हेन रिसीव द रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स ऑफ द रॉम, ठीक है। तो होता क्या, रडार्स में जो है वो सिग्नल सेंड करते हैं किसी भी क्लाउड्स को या फिर जहां भी मॉइस्चर होता है किसी भी स्टॉर्म्स में, वहां जितनी भी रिफ्लेक्टेड रडार से जितने भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स होते हैं उसकी स्टडी करके बताते हैं कि वहां पर कितना मैग्नीट्यूड ऑफ द रेनफॉल हो सकती है, उसका कितना एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस टाइप की रडार स्टडीज होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो टर्म है फर्स्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में यूज की गई थी। देन अर्थ क्वेक को जो अपन जनरली जो करते हैं इम्पार्ट करते हैं वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, ठीक है। तो अर्थ की स्टडीज अगर आपने पढ़े होंगे तो दो टाइप की वेव्स होती है उसमें, बट उसका जो अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ द जी करते हैं, ठीक है। कितना उसके मैग्नीट्यूड से आया है वो होता है 0.1 जी से 0.9 जी के बीच में जो अर्थ वेव में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। वो एक्सेलरेशन ऑफ अपन करते हैं इक्विवेलेंट मानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, ओके। हिमालयन रीजन जो है वो सीरियस जोन ऑफ अर्थक्वेक में आता है। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो 2000 टाइम्स हेवियर होते हैं एज कंपेयर टू एयर, ये भी याद रखिएगा। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में आप बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा 8 क्लासेस में जो है उसको डिफाइन किए गए हैं। इसमें सुटेबिलिटी देखे गए हैं, सुटेबिलिटी फॉर द कल्टीवेशन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि शुरू की 4 क्लासेस जो होती है वो सुटेबल होती है कल्टीवेशन के लिए, लास्ट की 4 क्लासेस हैं वो अनस्टेबल होती है, अनसुटेबल होती है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग सुटेबल है। जैसे शुरू की 4 क्लासेस जो है इसमें पहला तो सुटेबल है इंटेंस कल्टीवेशन के लिए, दूसरा भी सुटेबल है, बट तीसरे और चौथे में अपन को लिमिटेड कल्टीवेशन होता है, उसमें थोड़ा बहुत अपन को कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है, ठीक है। बट फिफ्थ क्लास से अपन याद करते हैं, फिफ्थ क्लास जो होता है वो सिर्फ पास्चर के लिए होती है। देन सिक्स क्लास जो होता है वो मॉडरेट ग्रेजिंग्स के लिए होती है, फॉरेस्ट्री के लिए होती है। सेवन वो फॉरेस्ट्री के लिए होती है और 8 जो है वो रिक्रिएशनल स्टडीज, रिक्रिएशनल जो वाटरशेड पर्पस के लिए अपन वाइल्ड लाइफ के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है, उस टाइप की लैंड को, ठीक है। तो बेस्ड ऑन अ स्लोप एंड बेस्ड ऑन अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड वो 8 क्लासेस में अपन को डिफाइन किए गए हैं। तो आप याद रखिएगा 8 क्लासेस होती है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की और उसकी सुटेबिलिटी होती है 4 क्लासेस जो होती है सुटेबल फॉर कल्टीवेशन है, जिसमें से पहली और दूसरी जो है वो सुटेबल है, बट तीसरी और चौथी में अपन को कंजर्वेशन मेजर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वैसे ही जो लास्ट की 4 क्लासेस है वो अनसुटेबल होती है और इनका क्या पर्पस होता है ये भी थोड़ा आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। देन अपन बात करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन ओएमसी, उस पे होता है ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है। तो अपन ड्राई डेंसिटी क्या होता है, द मास ऑफ द सॉइल सॉलिड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड। तो ड्राई डेंसिटी सिंपली आप याद रख लीजिए एक डेंसिटी होती है सॉइल की। तो सॉइल का नेचर होता है कि जैसे जैसे उसमें वाटर अगर मिक्स करते जाते हैं, कोई भी सॉइल अपने पास मान लीजिए कोई भी सॉइल अगर उसमें वाटर पर मिक्स करते हैं तो वो धीरे धीरे वो प्लास्टिक नेचर में आती है, थोड़ी कॉम्पैक्ट होती जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सॉइल अगर उसमें वाटर मिलाते हैं उसको अपन गोल करते हैं तो वो गोल बन जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे उसमें मॉइस्चर बढ़ाते हैं तो वो प्लास्टिक नेचर में आ जाता है, मतलब उसको जैसे रखेंगे वैसे शेप में वो आ जाएगा, उसको थोड़ा चपटा कर देंगे वो चपटा हो जाएगा। बट उसमें और वाटर अपन मिलाते जाए तो कुछ देर बाद वो इलास्टिक नेचर में आ जाता है, मतलब वो एकदम स्लरी जैसे बनने लगता है, ठीक है। तो अपन मान सकते हैं इसकी डेंसिटी है तो इनिशियली इसकी डेंसिटी इंक्रीज होकर देन फिर डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। अगर मॉइस्चर कंटेंट अगर बढ़ाते जाते हैं अपन, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट अगर बढ़ाते जाते हैं मैक्सिमम जहां पर ड्राई डेंसिटी मिल रही है इसका मतलब है वहां पर सबसे ज्यादा सॉइल का जो कॉम्पैक्शन बिहेवियर शो कर रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अर्दन एम्बैंकमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जिस मॉइस्चर कंटेंट पे उसका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है वो परफेक्ट होता है अर्दन एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको अपन बोलते हैं ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ओएमसी होता है ये मॉइस्चर कंटेंट और यहाँ पर जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है उसको अपन बोलते हैं प्रॉक्टेड डेंसिटी, जो आप आगे पढ़ेंगे अगर सर्विस में आएंगे तो आपको ये टर्म्स बहुत यूज देखने को मिलेगी। प्रॉक्टेड डेंसिटी की जो प्रॉक्टेड डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है, ठीक है। लैब में इसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। बैक प्रेशर क्या होता है कि जब भी कोई रिटेनिंग वॉल है वो फोर्स करती है अगेंस्ट द बैक फिल, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं बैक प्रेशर, ठीक है। कोई भी रिटेनिंग वॉल अगर अपन ने बना के रखें इस टाइप से
तो उसमें जो बैक प्रेशर आ रहा है यहाँ पर, अदर वर्क है यहाँ पर, तो बैक प्रेशर जो भी आ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं बैक फ्लिक के अगेंस्ट में, उसको बोलते हैं अपन बैक प्रेशर, ठीक है। ड्रैग फोर्स जो है इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग विंड वेलोसिटी, जैसे विंड वेलोसिटी बढ़ती है उसका ड्रैग फोर्स बढ़ता है, ठीक है। नियर द ग्राउंड सरफेस द विंड वेलोसिटी इज नियरली जीरो, अपन मानते हैं जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो जीरो होता है। कंजक्टिव यूज होता है, मतलब अपन सरफेस और सबसरफेस वाटर का एफिशिएंटली और मैनेजमेंट से यूज कर सके, सरफेस और सबसरफेस वाटर दोनों का, उसको बोलते हैं कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है। ये मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ द रन ऑफ ओवर द ग्राउंड सरफेस, उसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, और एरिड और सेमी एरिड में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वाटर लॉक सॉइल, जब सॉइल सैचुरेट हो जाती है अपनी रूट्स ऑफ क्रॉप्स के, ठीक है। होता क्या वाटर लॉक लैंड में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि अपन को जो वाटर है वो सरफेस के ऊपर अपियर होना जरूरी है, ठीक है। अगर उसके कोई भी क्रॉप के रूट जोन्स तक, ठीक है, विद इन 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर अगर वो परफेक्टली सैचुरेटेड रहती, कंप्लीटली सैचुरेटेड रहती अप टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप, तो उसको अपन बोलते हैं वाटर लॉक सॉइल, ठीक है। साइक्रोमीटर्स यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ओके, और हाइग्रोमीटर को यूज करते हैं ह्यूमिडिटी के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। एक प्रकार से दोनों सेम होते हैं, बट इसका एयर के लिए यूज करते हैं और एक हाइग्रोमीटर को इन जनरल यूज करते हैं, ठीक है। एनोमीटर आपको पता है कि विंड वेलोसिटी को मेजर करते हैं एट पर्टिकुलर हाइट। बैरोमीटर का यूज करते हैं अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए। पीजोमीटर आपको पता पहले पता था हाइड्रोलिक प्रेशर का, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसका डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं कन्फाइंड एक्वर्ट्स में, यूज टू मेजर द प्रेशर हेड इन अ कन्फाइंड एक्वर्ट, ठीक है। देन अपन बात करेंगे ऑन डबलिंग द स्ट्रिंग डाया डिस्चार्ज इंक्रीजेस बाय द 10%। अगर अपन स्क्रीन के जो डाया है, जो डाया ऑफ द पाइप है, अपन अगर डबल कर देते हैं तो उसका जो डिस्चार्ज है वो 10% बढ़ जाता है, ठीक है। बुलडोजर्स आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड इन कटिंग पुशिंग द अर्थवर्क व्हेन द डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड द 25 मीटर, ठीक है। तो जो बुलडोजर्स होते हैं, जो आप बोलते हैं जिसको जेसीबी या अर्थवर्क मूवर्स, ठीक है, उनको अपन कटिंग और पुशिंग के लिए यूज कर सकते हैं अप टू द अर्थवर्क, जहां पर 25 मीटर से ज्यादा जो है वो डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो एक लिमिटेशंस, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, ओके। एफेमरल टर्म यूज्ड इन एरिड स्ट्रीम, क्योंकि एरिड एरिया, क्योंकि आपको पता है एफेमरल स्ट्रीम जो होती है ऑफ स्ट्रीम टाइप की स्ट्रीम्स होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मानसून में रिफ्लेक्ट करती हैं, बेस फ्लो जीरो होता है, और एरिड रीजन में ये बहुत कॉमन होती है, क्योंकि एरिड रीजन में मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम जो होती है वो एफेमरल नेचर की होती है, ओके। ओवर फ्लडिंग इन अ प्लांट्स कॉजेज द रिडक्शन इन ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन एंड अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ओवर फ्लडिंग जब वो भी करते हैं, ओवर इरिगेशन, तो वहां पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है। फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन, जो फ्लो नेट्स होता है आप उसमें देखे होंगे, फ्लो नेट्स में इस तरीके से जो है अरेंजमेंट होता है, फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस, ये एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होती हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से ये ऑर्थोगोनल होती है, ओके। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो यूज्ड टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। द नेशनल वाटर पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की थी 1987 में। कॉसोंगटन व्हील और मल्टी स्लॉट डिपोजर, ये सबको अपन यूज करते हैं सेडिमेंट सैंपलिंग के। सेडिमेंट सैंपलिंग अपन को किस तरीके से लेना है किसी भी एरिया का, उसके लिए अपन यूज करते हैं कॉसोंगटन व्हील। ये सिंपली एक व्हील टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसमें वाटर गिरता है, कोई भी डिस्चार्ज वाटर होता है और उसका एक सूटेबल पॉइंट पे कलेक्शन होता है, ठीक है। मल्टी स्लॉट डिवीजर भी जो है, ये हालांकि स्मॉल एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स के यूज करते हैं दोनों को, ठीक है। उसको भी अपन सेडिमेंट सैंपलिंग यूज करते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स, ठीक है। सडन फॉल ऑफ द प्रेशर इन एरिया इज द इंडिकेट्स ऑफ द सीवियर स्टॉर्म, अगर किसी भी एरिया में सडन डिक्रीज हो रहा प्रेशर, इसका मतलब है वहां स्टॉर्म आने वाला है, ठीक है, ये भी अंडरस्टूड है। फ्लाई ऐश जो है वो पावर प्लांट्स का जो फ्लाई ऐश निकलता है उसको यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीमेंट, यूजुअली पीपीसी जो कंस्ट्रक्शन सीमेंट होता है, दैट इज द पोजोलो पोर्टलैंड सीमेंट। इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन, इस टाइप का जो सीमेंट होता है, दो कैटेगरी होती है, ओपीसी और पीपीसी, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो पीपीसी जो होता है जिसको बोलते हैं पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट, ये जो सीमेंट बनता है वो बनता फ्लाई ऐश ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, तो पोर्शन होता काफी ज्यादा होता फ्लाई ऐश का, ठीक है, एज कंपेयर टू द ओपीसी, ओके। इफेक्टिव डायमीटर D10, इसका मतलब है 10% फाइनर है। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट अपन शो करते हैं D60/D10 से। पीएम केएसवाई जो लॉन्च की गई थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, आइडियोलंपी का नाम कन्वर्ट करके जो है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का जो नाम उसको चेंज करके 2015-16 में उसको पीएम केएसवाई लिखा गया था। और आप याद रखिएगा 2021-22 में इसका भी नाम चेंज करके पीएम केएसवाई 2.0 रखा गया है, ठीक है। अप्रोचेस सेम है, सभी के सभी हरियाली गाइडलाइंस पे सेम है, बेस्ड है, बट इसका नाम जो है वो 21-22 में वापस चेंज कर दिया गया है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर जो सेलिब्रेट करते हैं वो 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, और वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट करते हैं 5 दिसंबर को, ओके। तो ये है अपना पूरा सीरीज, पूरा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं बुक्स में, उसमें अपने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिए, ठीक है। तो मेरा ये लास्ट लेक्चर है, और ये मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर डाल दिया अपना, कम्युनिकेट कर सकते हैं या मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आप में से जिस लोगों का भी सिलेक्शन होगा, ठीक है, मेरे लेक्चर जो भी देख रहे होंगे, जिसने ये फॉलो किया होगा, तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा किस किस का सिलेक्शन हुआ। मुझे बहुत खुशी होगी जान के कि मुझसे पढ़ के कितने लोग जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ द लक, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आगे के लिए। थैंक यू।